U162 हिंदी। अध्याय 1611, अध्याय 844, भव्य आतिशबाजी भाग 2। मोहुआ ने ठंडी सांस ली। उसका चेहरा अहंकार से भरा हुआ था और उसने कहा, मुझे केवल आदेश देने की आवश्यकता है और यह रूज बोट राख में बदल जाएगी। बेहतर होगा कि आप अपना व्यवहार ठीक रखें। जी लियू ने मजाक करते हुए कहा, ठीक है, आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे जैसा एक छोटा सा फाउंडेशन प्रतिष्ठान का बच्चा मेरी रूज बोट को कैसे राख में बदल देगा। हुआ रुयू के चेहरे पर भी मुस्कान थी। केवल जल यम को अचानक अपने दिल में बेचैनी का एहसास हुआ। वह अन्य दो से अलग था। जी लियू और हुआ रुयू दोनों, हालांकि वे मोहुआ को जानते थे, वास्तव में उनके साथ उनका कोई संपर्क नहीं था। जी लियू की नज़र में मोहुआ ताओवादी दरबार का एक छोटा कुत्ता मात्र था। हुआ रुयू के विचार में मोहुआ 100 फूलों की घाटी की एक छोटी जूनियर बहन थी। लेकिन वाटर यम अलग था। उसने मोहुआ के हाथों कई छिपे हुए नुकसान उठाए थे। वह अच्छी तरह जानता था कि यह छोटा सा बच्चा मोहुआ साधारण लगता है, लेकिन उसके कौशल विचित्र रूप से विचित्र हैं। किसी को नहीं पता था कि उसके पास कौन से छिपे हुए कार्ड हैं। जल यम ने गहरी आवाज में कहा, लापरवाह मत बनो, ये बदमाश सरल नहीं है। इस पर कड़ी नजर रखो और इसे कभी कोई अवसर मत दो। जल यम को छोटे साधक मोहुआ के प्रति इतना सतर्क देखकर जी लियू और हुआ रुयू कुछ आश्चर्यचकित हुए, लेकिन फिर उन्होंने अपनी घृणा भी दूर कर दी। मोहुआ ने भौहें उठाईं। ये जल यम सचमुच तेज और सतर्क था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोहुआ हल्के से मुस्कुराया। मोहुआ के चेहरे पर अभिव्यक्ति देखकर वाटयम को तुरंत अपने दिल में ठंडक महसूस हुई और उसने कहा, अच्छा नहीं है। उसने अपना लंबा चाबुक मारा, जिससे एक खूनी पानी की रोशनी निकली। लोहे की जंजीर एक विषैले सांप की तरह थी, जो सीधे मोहुआ पर हमला कर रही थी। मोहुआ ने जल पासिंग सटेप का उपयोग किया, मुश्किल से उसे चकमा दिया, और इससे पहले कि वह स्थिर भी होता, जी लियू की गुई जल तलवार क्यूई और हुआ रुयू की 100 फूल आत्मा सुई पहले ही हमला कर चुकी थी, जिससे मोहुआ को सांस लेने का भी समय नहीं मिला। जल यम ने भी जल छाया चरण का उपयोग करने का अवसर प्राप्त किया तथा मोहुआ के करीब पहुंचने का प्रयास किया। लेकिन ठीक इसी समय अचानक धरती चमक उठी। कई हल्के नीले रंग की किरणें एक लकड़ी के कारागार में बदल गईं, जिसने क्षण भर के लिए तलवार क्यूई और आत्मा सुई को अवरुद्ध कर दिया, साथ ही जलयम को भी रोक दिया। द्वितीय श्रेणी का लकड़ी का जेल ढांचा। इसकी स्थापना कब हुई? जलयम और अन्य लोगों के भाव थोड़े बदल गए, लेकिन ये संरचना, हालांकि ये द्वितीय श्रेणी की उच्च स्तरीय संरचना थी, एक गोल्डन कोर और 2 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पीक के सामने टिक नहीं सकी। बस एक क्षण में वुड प्रिजन फॉर्मेशन टूट गया। हालांकि इस संक्षिप्त देरी ने मोहुआ को आवश्यक समय दे दिया। वह पहले ही ओयांग फैंग और हुआ कियान के पास पहुंच चुका था। एक स्टोरेज बैग निकालकर उसे ओयांग फैंग की ओर फेंक दिया। वरिष्ठ भाई फैंग। ओयांग फैंग ने एक उत्कृष्ट रूप से जाली लोहे की ढाल के अंदर से स्टोरेज बैग को पकड़ा और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के ढाल को बाहर निकाला, इसे जमीन पर रख दिया, उनके सामने खड़ा हो गया। मोहुआ और हुआ कियान को भी ढाल दिया। जल यम और अन्य लोग ये देखकर थोड़ा हैरान हुए। हम तीनों को रोकने के लिए सिर्फ एक लोहे की ढाल, ये तो ख्वाहिशमंदी है ना? जी लियू ने व्यंग्य किया। लेकिन इससे पहले कि उसकी आवाज धीमी हो जाए, उसने मोहुआ को धीरे से कहते सुना, विस्फोट। जैसे ही शब्द बोला गया, संरचना ने प्रतिक्रिया दी। नाव के बाहर अचानक एक चमकदार रोशनी जगमगा उठी। लाल और हरा रंग आपस में गूंथे हुए शानदार ढंग से आतिशबाजी की धाराएं आकाश में उछलने लगीं। जी लियू के तीनों लोग दंग रह गए और फिर वे सब समझ गए। आतिशबाजी, ये बदमाश पटाखे फोड़ रहा था, संकेत भेज रहा था। ताओवादी न्यायालय के लोग अवश्य ही आसपास होंगे। जी लियू थोड़ा नाराज था। वह जानता था कि एक बार ताओवादी दरबार के लोग आ गए तो रूजा बोट का मामला निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। जब ताओवादी पहले जांच करने आए थे तो उन्होंने अनुमान लगाया था कि ये दिन आ सकता है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी जल्दी और जल्दबाजी में आएगा और बिना किसी तैयारी के उसे पकड़ लेगा। अपनी जल्दबाजी में जी लियू केवल इतना ही कह सका, इन तीनों को बंधक बना लो, बाकी से बाद में निपट लेना। इस समय उसे यह भी नहीं पता था कि ताओवादी दरबार से कितने लोग आए थे या वे कहाँ घात लगाए बैठे थे। वह केवल सबसे खराब आकलन ही कर सकता था। यदि स्थिति को नहीं संभाला जा सका तो इन तीनों को बंधक बनाकर रखना ही उनकी सौदेबाजी का तरीका होगा। मोलभाव के दम पर स्थिति में सुधार की संभावना कम हो सकती है। हुआ रुयू और वाटरयामा ने भी ऐसा सोचा।
हालांकि वाटरयम महुआ के स्वभाव के बारे में थोड़ा और जानने के बाद एक कदम आगे सोचा। ढाल क्यों स्थापित की? आतिशबाजी से बचने के लिए। असंभव, तो ये किससे बचाव कर रहा है? उनके पैरों के नीचे का डेक कांपने लगा। वाटरयम को महुआ के शब्द याद आ गए कि उन्हें राख में बदल दिया जाएगा। उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं, सहज रूप से पीछे हट गईं। लेकिन जी लियू और हुआ रुयू ने एक कदम आगे बढ़ाया। ठीक इसी समय अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी। एक गठन आभा, जो पहले से अधिक तीव्र और भारी थी, उभरी। इस बार यह आतिशबाजी नहीं थी। ये सचमुच द्वितीय श्रेणी की उच्च स्तरीय ली अग्नि थी, जिसमें अपार विनाशकारी शक्ति थी और जो संहारक ऊर्जा से भरी हुई थी। आग की लपटें तुरंत भड़क उठीं। बाढ़ के अजगर की तरह भयंकर लपटों ने पूरी नाव को अपनी चपेट में ले लिया। इसके अलावा स्पिरिट बोट के निर्माण के दौरान उस पर अनेक आकृतियां अंकित की गई थीं। अग्नि संरचना का विस्फोट काफी शक्तिशाली था, जिसने आत्मा नौक के अंदर की संरचनाओं को भी नष्ट कर दिया, जिससे आध्यात्मिक शक्ति अव्यवस्थित हो गई, अनियंत्रित रूप से बाहर की ओर फैलने लगी, एक दूसरे को पार करने और आपस में टकराने लगी, जिससे विस्फोट की शक्ति और बढ़ गई। रूजा बोट के बाहरी हिस्से विस्फोट से टुकड़े टुकड़े हो गए। एक वास्तविक चमकदार लाल लौ आकाश की ओर उठी, रात के आकाश में बाहर की ओर फैलती हुई एक अग्नि ड्रैगन जैसी दिख रही थी, और रूजा बोट स्वयं लोहे की जंजीरों से बंधी हुई थी। महुआ की संरचना की सीमा शुरू में इतनी बड़ी नहीं थी। हालांकि जब संरचना में विस्फोट हुआ और स्पिरिट बोट जल गई, तो ली अग्नि तेजी से फैल गई, जिससे सभी स्पिरिट बोट प्रज्वलित हो गईं। रूजा बोट में आगे से लेकर पीछे तक आग लग गई। घने कोहरे के बीच से आग की अद्भुत रोशनी देखी जा सकती थी, मानो वह आग का समुद्र हो। दूरी पर ताओवादी न्यायालय के जहाज पर गु चांगहुआए और जिया कैनोनिकल अधिकारी, जो रूजा बोट का पीछा कर रहे थे लेकिन उसका पता नहीं लगा सके, अपने सामने के दृश्य को घूर रहे थे। इतनी दूर से भी वे आध्यात्मिक शक्ति के तीव्र उतार चढ़ाव को महसूस कर सकते थे। आतिशबाजी शुरू हो गई और उसके बाद आसमान में आग की किरणें उठने लगीं। आध्यात्मिक शक्ति का जबरदस्त उभार फैल गया और विस्फोटों की आवाज लगातार गूंजती रही। संपर्क भव्य आतिशबाजी भाग 3। रूजा बोट श्रृंखला विस्फोटों के कंपन मिस्टवाटर नदी की जल सतह के माध्यम से उनके स्पिरिट बोट के आसपास के क्षेत्र तक प्रसारित हुए। पानी में लहरें फैल गईं, जिससे उनके पैरों के नीचे का केबिन भी थोड़ा कांपने लगा। जिया कैनोनिकल अधिकारी कुछ भ्रमित था, अपना मुंह खोल रहा था, सही शब्द खोजने में असमर्थ था, अंततः अविश्वास में चिल्लाया, क्या ये महुआ के कारण हुआ हंगामा है? शायद। गु चांगहुआई भी इसी तरह स्तब्ध था। उसने कहा था कि वह हमें एक संकेत देगा। जिया कैनोनिकल अधिकारी ने उथली सांस ली। वो तो बस एक फाउंडेशन बिल्डिंग मिडिल स्टेज साधक है, आखिर उसने इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे कर ली? ये बहुत ही अपमानजनक है। गु चांगहुआई एक पल के लिए चुप हो गया और असहाय होकर आहें भरते हुए बोला, ऐसा ही होता है जब वह खुद को नियंत्रित नहीं करता। जिया कैनोनिकल अधिकारी, आग के संकेत से रूजा बोट की स्थिति उजागर हो गई। समय बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए दोनों ने और देर नहीं की। जिया कैनोनिकल अधिकारी ने ताओवादी न्यायालय की सभी आत्मा नौकाओं को रूजा नाव को सभी दिशाओं से घेरने का आदेश दिया। आत्मा नाव पर सभी साधकों को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित था। यदि कोई प्रतिरोध करता है, चाहे वह कोई भी हो, उसे बिना किसी दया के मार दिया जाना चाहिए। मिस्टवाटर नदी पर ताओवादी दरबार की आत्मा नौकाएं घने कोहरे के बीच से जलती हुई रूजा नाव को घेरती हुई आगे बढ़ीं। इस समय रूजा बोट पर मौजूद किसान पहले से ही पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में थे। महुआ ने अपनी स्वयं की व्यूह रचना में विस्फोट कर दिया था, जिसके कारण स्पिरिट बोट में विस्फोट हो गया। जो लोग दुर्भाग्यशाली थे और विस्फोट के केंद्र के निकट थे तथा अपनी गतिविधियों में व्यस्त थे, वे अचानक आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव से उड़ गए। जो लोग दूर थे, वे भी विस्फोट के बाद प्रभावित हुए और घबराकर भागने लगे। कई पुरुष और महिलाएं या तो बिना कपड़ों के या चादरों में लिपटे हुए नाव पर इधर उधर दौड़ रहे थे। एक क्षण में रूजा बोट आग के समुद्र में बदल गई और कोमल नाव एक दुर्स्वप्न बन गई। इस बीच मास्टरमाइंड महुआ ने पहले ही एक छोटी नाव पकड़ ली थी और ओयांग फैंग और हुआ कियान के साथ किनारे की ओर बढ़ रहा था। सब कुछ गणना करके किया गया था। उनका स्थान महुआ द्वारा पूर्व नियोजित संरचना विस्फोट का जीवन द्वार था। अपने द्वारा स्थापित मारक संरचना में रहते हुए एक संरचना मास्टर के लिए यह मौलिक है कि वह अपने लिए एक जीवन द्वार छोड़े, जो कि जीवित रहने की एक रेखा है। जैसे ही संरचना में विस्फोट हुआ, उन्होंने वरिष्ठ भाई फैंग को एक बड़ी ढाल उठाने को कहा।
इस बड़ी ढाल को मोहुआ ने ताइक्सू संप्रदाय के शिष्यों के लिए डिजाइन किया था, विशेष रूप से चिंगमो जैसे बड़े आदमी के लिए, जिसका उपयोग फायर सीरीज मॉन्स्टर बीस्ट्स के शिकार के लिए किया जाता था। ये ढाल विभिन्न अग्नि संरचना समूहों से ढकी हुई थी, जो आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव और अग्नि श्रृंखला से होने वाली जलन से सुरक्षा प्रदान करती थी। राक्षस शिकार के दौरान ढाल उठाने वाला एक बॉडी कल्टीवेटर अग्नि श्रृंखला राक्षस जानवरों के कई हमलों का सीधे सामना कर सकता है। मोहुआ ने एक अतिरिक्त रखा था, जो इस अवसर के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। जीवन द्वार पर कब्जा, साथ ही अग्नि ढाल रक्षा। इस प्रकार भले ही रूजे बोट में भारी विस्फोट हुआ, लेकिन मोहुआ के समूह में से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और इस समय जब रूजे बोट में अराजकता थी, मोहुआ ने स्थिति का फायदा उठाकर भाग निकला। संरचना में विस्फोट हो गया, आत्मा नाव नष्ट हो गई, शक्तिशाली प्रतीत हुई, फिर भी ऐसी मारक शक्ति निश्चित रूप से गुई जल संप्रदाय के स्वर्णकोर झीलियों को नहीं मार सकी। बर्बाद करने का समय नहीं था, भागने का समय था। ओयांग फैंग भी इस तात्कालिकता से अवगत था, इसलिए उसने स्पिरिट बोट को रूजे बोट से दूर ले जाने की जल्दी की। रास्ते में कुछ साधक जो पानी में गिर गए थे, उन्होंने उनकी नाव को जब्त करने की कोशिश की, लेकिन मोहुआ और हुआ कियान ने फायरबॉल तकनीक और स्पिरिट नीडल्स का उपयोग करके उन्हें पीछे धकेल दिया। एक निश्चित दूरी तक भागने और लगभग दूर जाने के बाद अचानक एक घातक लहर उठी और पानी नीली तलवार जैसी रोशनी चमकी। मोहुआ ने जल्दी से अपनी चाल तकनीक का उपयोग करके वहां से भाग निकला, लेकिन आत्मा नाव कोई साधक नहीं थी। ये गति तकनीक का उपयोग नहीं कर सकती थी, मुड़ नहीं सकती थी, और पानी नीली तलवार की रोशनी से फट गई थी। नाव में पानी भरने लगा। छोटी नाव डूबने से पहले ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी, तथा किनारे तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय भी नहीं मिला। मोहुआ के पास ओयांग फैंग के साथ छोटी नाव को छोड़कर पास में ही एक अन्य रूजब बोट पर सवार होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये रूजब बोट केंद्रीय फ्लावर बोट से दूर थी, हल्की टक्कर लगी थी जिससे इसे मामूली क्षति हुई, लेकिन क्योंकि यह एक साथ फंसी हुई थी, ये घिसटती चली गई और चारों ओर आग लग गई। जिस क्षण मोहुआ और अन्य लोग देख पर स्थिर हुए, उन्होंने देखा कि कोई उनके सामने खड़ा है। ये झीलियू था। इतना ही नहीं, अचानक पानी की आवाज बढ़ी और नदी से एक सफेद आकृति उभरी। यह अत्यंत जलीय जलयम था। दोनों ने मोहुआ के समूह को रोक दिया, लेकिन इस समय उनके चेहरे के भाव अत्यंत गंभीर थे। जी लियू के शरीर से खून बह रहा था, उसका पानी जैसा नीला ताओवादी वस्त्र फट गया था, उसकी त्वचा झुलस गई थी और जगह जगह लाल हो गई थी। द्वितीय श्रेणी के उच्च स्तरीय किलिंग एरे विस्फोट के साथ साथ स्पिरिट बोट विस्फोट ने उसे सीधे तौर पर प्रभावित किया था। यदि उनकी गोल्डन कोर फाउंडेशन न होती तो संभवतः उनका आधा जीवन ही बीत जाता। वाटर यम भी घायल हो गए थे, लेकिन उनका प्रदर्शन काफी बेहतर था। वह तेज तर्रार था और मोहुआ से सावधान रहता था, इसलिए जब मोहुआ ने अपनी सेना को सक्रिय किया तो वह लगभग सहज ही कुछ कदम पीछे हट गया। उन कुछ कदमों ने सारा अंतर पैदा कर दिया, अन्यथा वो संभवतः यहाँ सुरक्षित खड़ा नहीं होता। हुआ रुयू के बारे में मोहुआ ने उसे नहीं देखा, लेकिन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पीक पर गोल्डन कोर झीलियू के साथ मिलकर मोहुआ पर हमला करते हुए वह शायद अधमरी हो जाती यदि उसे तुरंत नहीं मारा जाता। 3 दुश्मन 2 हो गए, लेकिन स्थिति गंभीर बनी रही। वरिष्ठ भाई फैंग घायल हो गए थे और वरिष्ठ बहन कियान की साधना और शक्ति जल यम से बहुत नीचे थी। पूर्व सेटअप संरचना का उपयोग किया गया था। जी लियू और वाटायामा ने उन्हें नया गठन करने का समय नहीं दिया। मोहुआ छिप सकता था, जल मार्ग से गुजरने वाले कदम का उपयोग कर सकता था, तथा जल से बचने वाले दानव विनाश कौशलों को जानता था तथा संभवतः बचकर निकल सकता था। लेकिन वरिष्ठ भाई फैंग और वरिष्ठ बहन कियान बचकर भाग नहीं पाए। दूर दूर तक नावों की परछाइयां दिखाई दे रही थीं, ताओवादी दरबार के लोग दौड़ते हुए आ रहे थे, लेकिन दूरी तत्काल ज्वलंत संकट को नहीं बचा सकी। इस समय मदद करने वाला कोई नहीं था। भव्य आतिशबाजी भाग 4। मोहुआ के विचार तेजी से दौड़ने लगे और वह तुरंत स्थिति को समझ गया। उसने तुरंत अपना हाथ हिलाया और कहा, मैं आत्मसमर्पण करता हूं। इस कदम से जी लियू और वाटायम उलझन में पड़ गए। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? जी लियू ने भौहें चढ़ाकर पूछा। मोहुआ ने कहा, क्या आप बंधकों के लिए बातचीत करने की कोशिश नहीं कर रहे थे? हम आपके बंधक होंगे, अन्यथा जब ताओवादी न्यायालय आएगा जिसका नेतृत्व गोल्डन कोर रियल्म पर्यवेक्षक करेंगे, तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के आप सभी का वध कर देंगे। जी लियू का चेहरा तमतमा गया। आप वास्तव में जानते हैं कि हमारे लिए कैसे सोचना है।
मो हुआ ने आह भरते हुए कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मेरा दिल बहुत दयालु है। जी लियू रुक गया। चारों ओर बिखरी हुई रूज बोट, आग की लपटों के फैलते समुद्र और आग के बीच संघर्ष कर रहे किसानों को देखते हुए फिर मो हुआ की ओर देखा, जो उसके सामने भड़काने वाला था। एक मरोड़ते हुए भाव के साथ अवाक रह गया। जल यम ने उस पर विश्वास नहीं किया, अपनी आंखें सिकोड़ ली और पूछा, तुम क्या करने का इरादा रखते हो? कुछ नहीं कर रहा। जो जानते हैं कि कब झुकना है वे बुद्धिमान हैं। मैंने अपनी सारी चालें चल ली है। मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। अन्यथा क्या मुझे बेपरवाही से अंत तक लड़ना चाहिए और तुम्हारे हाथों मारा जाना चाहिए? मो हुआ ने अपरिहार्यता के भाव से कहा। जल यम ने अपनी भौहें और भी कस ली। बेशक मेरी कुछ शर्तें हैं, मोहुआ ने आगे कहा, हालांकि हम बंधक रहेंगे, लेकिन आपको हमारा एक बाल भी बांका नहीं करना चाहिए। जल यम ने उपहास करने से स्वयं को नहीं रोका। क्यों? मो हुआ ने दृढ़ता से घोषणा की, क्योंकि मेरे पास जल कारागार निषिद्ध बॉक्स है। वाटर यम की आंखें लाल हो गईं, जबकि जी लियू हैरान रह गया, कौन सा निषिद्ध बॉक्स? मो हुआ की अभिव्यक्ति कुछ अजीब हो गई। फाउंडेशन स्थापना शिखर पर स्थित जल यम को निषिद्ध बॉक्स के बारे में पता था, फिर भी गोल्डन कोर स्तर पर स्थित जी लियू को कुछ भी पता नहीं था। वह गुई जल संप्रदाय के रहस्यों के बारे में मो हुआ, जो एक बाहरी व्यक्ति था, से भी कम जानता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि गोल्डन कोर स्तर पर होने के बावजूद उन्हें ऐसा गंदा काम सौंपा गया। यदि वास्तविक समस्या का सामना करना पड़े तो वह संभवतः सिर्फ बलि का बकरा बन जाएगा। मो हुआ ने मन ही मन सोचा। जल कारागार के निषिद्ध बक्से का महत्व जी लियू को समझ नहीं आया, लेकिन जल यम को जरूर समझ आ गया। अपने ठंडे और गहरे व्यवहार के बावजूद उसकी नजरें स्पष्ट रूप से डगमगा रही थीं। जल कारागार निषिद्ध बॉक्स अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसका महत्व मो हुआ की हत्या से भी अधिक था। हालांकि मो हुआ के साथ व्यवहार करना एक चालाक लोमड़ी के साथ सौदा करने के समान था, जिससे जल यम अनिश्चित हो गया। मो हुआ ने पीछे मुड़कर देखा, फिर कहा, समझदारी से विचार करो, ताओवादी दरबार के लोग तेजी से आ रहे हैं, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मेरी शर्तें मान लो, बंधकों के साथ तुम्हें भागने के लिए मोलभाव करने का मौका मिलेगा और जल कारागार निषिद्ध बॉक्स प्राप्त करने का मौका मिलेगा। अन्यथा ये करो या मरो वाली स्थिति होगी। हम यहाँ मरते हैं और आने वाले पर्यवेक्षक तुम्हें मार देते हैं। अगर तुम भाग्यशाली होकर बच भी गए तो भी तुम्हें जल कारागार निषिद्ध बक्सा कभी नहीं मिलेगा। मो हुआ का व्यवहार शांत, तार्किक और विश्वसनीय था। जी लियू और वाटयम ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरे खामोशी से काले पड़ गए। अंततः वाटयम ने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें बंधकों की तरह व्यवहार करना होगा, अन्यथा मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। ठीक है। मो हुआ ने सिर हिलाया। जल यम को बेचैनी बढ़ती जा रही थी, ये बच्चा अचानक इतना खुश क्यों हो गया? लेकिन ताओवादी न्यायालय की आत्मा नाव के निकट आने के कारण उसके पास विचार करने का समय नहीं था। चलो चलें, जल यम ने गहरी आवाज में कहा। जी लियू ने भौहें चढ़ाईं। वाटर यम ने जी लियू की ओर देखा, फिर अपनी आवाज धीमी कर दी, इस समय हम केवल उस स्थान पर वापस जा सकते हैं। जी लियू की आंखें कांपने लगीं, चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, ऐसा लग रहा था कि वह उस जगह से बहुत डर रही थी। फिर भी इस मोड़ पर उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, वह केवल चुपचाप सिर हिला सकता था। उस जगह उनके पीछे मो हुआ, जिसने उनकी बातचीत सुन ली थी, अपनी आंखों को चमकने से नहीं रोक सका और उसने भी धीरे से सिर हिलाया। जूनियर भाई मो हुआ कियान की आवाज थोड़ी कांप उठी। कोई बात नहीं, मो हुआ ने आश्वस्त किया, वरिष्ठ बहन चिंता मत करो। हुआ कियान ने सिर हिलाया, लेकिन मो हुआ को चिंता और आत्मदोष से देखा। उसके बगल में ओयांग फैंग ने भी शर्मिंदगी का भाव प्रदर्शित किया। वह जानता था कि मो हुआ छिपने में माहिर है और अगर वह चाहे तो भाग सकता है, लेकिन वह अपने और कियान के लिए इन दोनों खलनायकों से बातचीत करने और उन्हें रोकने के लिए रुका रहा। वे ही थे जो जूनियर भाई मो को रोके हुए थे। ओयांग फैंग ने मन ही मन आह भरी। फिर जी लियू ने रूज बोट पर एक भंडारण बॉक्स खोलने के लिए एक टोकन का उपयोग किया और उसमें से एक नई छोटी स्पिरिट बोट निकाली। जी लियू पहले नाव पर चढ़े। जल यम ने मो हुआ पर एक गहरी नजर डाली। मो हुआ ने शांति से कहा, चलो चलें। फिर वह आगे बढ़कर स्पिरिट बोट पर चढ़ गया और ओयांग फैंग और हुआ कियान भी उसके पीछे पीछे नाव पर चढ़ गए। जल यम ने आत्मा नाव को संचालित किया, धीरे धीरे उन्हें दूर कर दिया और जो भी साधक पास आए उन्हें जी लियू ने एक ही तलवार के वार से पीछे हटा दिया।
इस प्रकार छोटी स्पिरिट नाव पर सवार समूह आग से भरी रूजन नाव से अलग होकर दूर घने कोहरे की ओर बढ़ गया। उनके जाने के बाद ताओवादी दरबार के लोग भी आ गए, तलवारें खींच ली, आत्मा को बांधने वाले ताले पकड़ लिए और रूजन नाव पर बैठे साधकों को पकड़ना शुरू कर दिया। ड्रैगन किंग मंदिर, मिस्टवाटर नदी, घना कोहरा, एक छोटी स्पिरिट बोट पर जल यम धनुष पर नाव चला रहा था। झीलियू अपनी तलवार पकड़े पीछे खड़ा महुआ के तीनों को खतरनाक तरीके से घूर रहा था। ओयांग फैंग अपने घावों को ठीक कर रहा था। हुआ कियान ने अपने होठों को एक साथ दबाया, उसकी निगाहें कुछ असहज थीं। हालांकि महुआ उत्सुक दिख रहा था, वह बाईं और दाईं ओर देख रहा था, मानो वह आराम से यात्रा करते हुए नदी के किनारे के दृश्य का आनंद ले रहा हो। हालांकि रात का समय था और कोहरा घना था, आसपास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वह देख सके। महुआ ने पूछा, अरे हम वास्तव में कहाँ जा रहे हैं? जी लियू का माथा हिल गया। महुआ के सहज और कुछ हद तक प्रसन्न व्यवहार ने उसके अंदर क्रोध पैदा कर दिया। मानो लोगों के इस समूह के बीच जल यम एक नाविक था जो नाव चला रहा था, वह एक तलवार पकड़े हुए रक्षक था, और महुआ एक युवा स्वामी था जो यात्रा पर निकला था और पूछ रहा था कि वे कहाँ जा रहे हैं। वह मूर्ख, क्या वह अपनी वर्तमान स्थिति को बिल्कुल भी नहीं समझता? क्या उसे बिल्कुल भी अक्ल नहीं है? जी लियू की इच्छा थी कि वह उसे एक ही तलवार से काट सके, लेकिन वह अभी उसे मार नहीं सका। उसे सचमुच कुछ बंधकों की जरूरत थी, और उस स्थान पर जाने के लिए किसी भी स्थिति के लिए कुछ जीवित प्राणियों को साथ ले जाना आवश्यक था। जी लियू ने अपने दिल में हत्या के इरादे को दबा दिया और केवल अस्थायी रूप से महुआ को अपने सामने घूमने दिया। जी लियू को उसे अनदेखा करते देख महुआ ने अपना सिर धनुष की ओर घुमाया। जल यम नाव चला रहा था। महुआ ने एक पल के लिए जल यम को घूरा और कहा, आपके पास केवल एक हाथ है, फिर भी आप बहुत अच्छी तरह से नाव चलाते हैं। क्या आपने पहले भी दूसरों के लिए नाव चलाई है? जल यम ने गहरी सांस ली और ठंडे स्वर में कहा, बेहतर होगा कि आप चुप रहें। महुआ ने कहा, यहाँ बहुत दमनकारी स्थिति है, अगर आप बात नहीं करते तो क्या आपको बोरियत महसूस नहीं होती? जल यम कुछ उलझन में था। ये छोटा सा मूर्ख साधना जगत में इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रहा? क्या बचपन से लेकर अब तक किसी ने उसे मारना नहीं चाहा? जल यम ने अपना मन शांत किया और नाव चलाना जारी रखा। महुआ ऊबकर नाव के किनारे पर झुक गया, पानी में अपना हाथ बढ़ाकर ये देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या कोई छोटी चांदी की मछली उससे मिलेगी और उसे कुछ रहस्य बताएगी। ओयांग फैंग चुपचाप महुआ को देखता रहा और अपने दिल में आहें भरता रहा। एक दृढ़ ताओवादी हृदय जो महत्वपूर्ण मामलों में भी शांत रहता है तथा परिवर्तनों और खतरों के बीच भी अविचलित रहता है। संभवतः यही वह भावना है जो ताओ की खोज करने वाले व्यक्ति में होनी चाहिए। एक साथ यात्रा कर रहे तीन लोगों में से कोई एक ऐसा होगा जो आपको कुछ सिखा सकता है। यद्यपि जूनियर भाईमो युवा हैं, फिर भी उनमें सीखने लायक बहुत सी बातें हैं। उसके बगल में हुआ कियान ने भी महुआ की ओर देखा और अप्रत्याशित रूप से अधिक सहज महसूस कर रही थी। समूह घने कोहरे के बीच चुपचाप यात्रा करता रहा। केवल महुआ के हाथ से पानी छिड़कने की आवाज खामोशी में गूंज रही थी। अज्ञात समय के बाद महुआ, जिसने अभी तक छोटी रजत मछली को नहीं बुलाया था, अचानक बेचैनी महसूस की और ऊपर देखा तो सामने घने कोहरे में एक विशाल छायादार आकृति उभरी हुई दिखाई दी। एक असामान्य आभा धीरे धीरे फैल गई। ये है। महुआ की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं, उसका दिल कुछ हद तक धड़क उठा। आगे की आभा को महसूस करते हुए जल यम एक पल के लिए हिचकिचाए, लेकिन ये याद करते हुए कि रूजे बोट की घटना उजागर हो चुकी थी और ताओवादी दरबार से बड़ी संख्या में साधक उनका पीछा कर रहे थे, उन्हें पता था कि असीम मिस्टवाटर में ये जगह छिपने के लिए एकमात्र सही जगह थी। जल यम ने अपने दांत पीस लिए और आत्मा नाव को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। 30 मिनट के बाद जैसे जैसे स्पिरिट बोट करीब आती गई, घने कोहरे में विशाल सिलहूट धीरे धीरे प्रकट होने लगा। यह एक मंदिर का विस्तार था। पानी पर बना एक अकेला विशाल मंदिर जो एक विशाल जलजीव जैसा दिखता है। महुआ ने एक हैरान भाव प्रदर्शित किया और घबराहट से जल यम से पूछा, ये कौन सी जगह है? पानी पर इतना बड़ा मंदिर कैसे बनाया जा सकता है? जल यम ने उपहास किया। अब वह छोटा बच्चा डर को समझता है। ये कौन सी जगह है? ये भव्य मंदिर एक ऐसी जगह है जहां से यह बदमाश कभी वापस नहीं लौटेगा। जल यम ने सतह पर अभी भी उदासीन भाव बनाए रखते हुए सोचा, एक बार जब तुम अंदर जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। फिर जल यम ने आत्मा नाव को मंदिर के सामने ले जाया। मंदिर के द्वार से पानी के किनारे तक एक लंबी सीढ़ियां थीं।
जल यम सीढ़ियों पर कूद गया और मोहुआ के तीनों को देखा। मोहुआ हिली नहीं। जी लियू ने अपनी तलवार उसकी ओर तान दी और आदेश दिया, चुपचाप ऊपर जाओ। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। अंकल गू का पराजित अधीनस्थ गोल्डन कोर्ट से नहीं लड़ सकता, लेकिन एक फाउंडेशन प्रतिष्ठान को धमकाना काफी आसान है। मोहुआ ने बड़बड़ाया। जी लियू का चेहरा हिल गया। जी लियू को अपना आपा खोते देख मोहुआ जल्दी से किनारे पर कूद गया। ओयांग फैंग और हुआ कियान ने स्वाभाविक रूप से मोहुआ का अनुसरण किया। अंत में जी लियू थे जिन्होंने स्पिरिट बोट को सुरक्षित रूप से बांधा और सीढ़ियां चढ़ गए। फिर जल यम के नेतृत्व में स्वर्णकोर, जी लियू तीनों मोहुआ को भव्य मंदिर के भीतरी भाग की ओर लंबी सीढ़ियों के साथ ले गए। मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर मोहुआ ने ऊपर देखा और देखा कि वहां लाल दीवारें और सुनहरी टाइलें थीं जो अनगिनत तूफानों से क्षतिग्रस्त हो गई थीं, और ऊंची छतों और ऊंचे दरवाजों के ऊपर एक बड़ी पट्टिका लटक रही थी। बड़ी पट्टिका पर प्राचीन और गरिमामय लिपि में 3 बड़े अक्षर अंकित थे। ड्रैगन राजा मंदिर। ड्रैगन राजा। मोहुआ आश्चर्यचकित था। उसने इस दुनिया में केवल कई दिव्य जानवरों के बारे में ही सुना था, जैसे सच्चे ड्रैगन, सच्चे फीनिक्स, किलिन और अन्य पौराणिक जीव। लेकिन उन्होंने इन्हें केवल प्राचीन साधना किंवदंतियां ही माना, अब तक इन्हें कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था। अब उसके सामने एक ड्रैगन राजा मंदिर खड़ा था। भले ही यह एक सच्चा ड्रैगन न हो, बल्कि एक नदी ड्रैगन हो, तो भी यह निस्संदेह असाधारण होगा। विचारों में खोए हुए जल यम ने चारों ओर नजर घुमाए और भौहें चढ़ाते हुए कहा, मंदिर का रक्षक कहाँ है? जी लियू ने अपनी दिव्य भावना का विस्तार किया, उसकी नजर भी तेज हो गई, विचलित। जल यम ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, संभावना नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसकी रखवाली करने वाला कोई कैसे नहीं हो सकता। जी लियू ने थोड़ा सिर हिलाया। जल यम ने मंदिर के द्वार का फिर से निरीक्षण किया, उसकी आंखें थोड़ी गंभीर हो गईं। मुझे हमेशा लगता है कि यह मंदिर पहले से अलग लगता है। यिन क्यूई और ईविल क्यूई भारी हैं। आपके द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के आधार पर अनुवाद यहाँ दिया गया है। बैकवोट HTML। जी लियू को एक पल के लिए एहसास हुआ, लेकिन उन्होंने शिष्य कौशल का अभ्यास नहीं किया था और दिव्य आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते थे, इसलिए उन्हें कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ और उन्होंने भौहें चढ़ाते हुए कहा, चलो अब अंदर जाकर देखते हैं। मंदिर के बाहर घना कोहरा है, हम ज्यादा देर नहीं रुक सकते। हम। जल यम ने सिर हिलाया। उसने एक मछली की हड्डी का टोकन निकाला, अपनी उंगली काटी, टोकन पर खून टपकाया और फिर टोकन को मंदिर के सामने राक्षस जानवर की तांबे की मूर्ति के मुंह में डाल दिया, झुककर सम्मानपूर्वक कहा, सेवक दिव्य भगवान को श्रद्धांजलि अर्पित करने आया है। मंदिर के दरवाजे स्थिर रहे। जल यम ने कोई भी कदम उठाने का साहस नहीं किया। जी लियू ने भी अपनी सांस रोक ली और ध्यान केंद्रित किया। केवल मोहुआ ही मंदिर के दरवाजे की ओर आशा भरी नजरों से देख रहा था। थोड़ी देर बाद मानो जल यम की आवाज कहीं पहुंची और उसे प्रत्युत्तर मिला। मंदिर के दरवाजे के बाहर मछली की हड्डी का टोकन कुछ देर के लिए रक्त लाल रंग में चमक उठा। मछली की हड्डी पकड़े हुए जलदानव की कांस्य प्रतिमा कांप उठी, उसकी आंखों से एक डरावनी हरी रोशनी निकल रही थी, और फिर एक भारी धमाके के साथ ड्रैगन किंग मंदिर के प्राचीन दरवाजे धीरे धीरे खुल गए। तभी वाटर यम धीरे से सीधा हुआ, जी लियू के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया और मोहुआ और अन्य लोगों से कहा, चलो अंदर जाएं। हालांकि मैं तुम्हें चेतावनी दे दूं, वाटर यम की निगाहें निर्दयी थीं, खासकर जब उसने मोहुआ को देखा। कोई चाल मत खेलो, वरना मैं उस चीज को नहीं लेना चाहूंगा और तुम्हें मार दूंगा। हम मोहुआ ने लापरवाही से जवाब दिया। उसे एक क्षण के लिए भी विश्वास नहीं हुआ कि जल यम को वह बक्सा नहीं चाहिए होगा। जल यम की सभी क्षमताएं, विशेष रूप से बुराई को बदलने वाला मंत्र और रक्त कारागार शिष्य कौशल साधना के लिए जल कारागार निषिद्ध बॉक्स पर निर्भर करती हैं। निषिद्ध बॉक्स के बिना उसके पास इस जीवन काल में अपनी तकनीकों को आगे बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं होगा। इसके अलावा ये बक्सा जल कारागार संप्रदाय के संप्रदाय नेता द्वारा गुप्त रूप से पारित किया गया एक सामान है, जिसमें संभवतः अन्य मूल्यवान चीजें भी हैं, लेकिन इसे अभी नहीं खोला जा सकता है। ये सोचना अजीब है कि जल यम इससे अलग हो सकता है। मोहुआ ने चुपचाप सोचा। फिर जल यम ने ड्रैगन राजा मंदिर में रास्ता दिखाया। मोहुआ भी पीछे पीछे आया, लेकिन दहलीज पार करने से पहले वह एक क्षण के लिए हिचकिचाया। उसके हाथ में एक स्वर्गीय गुप्त तांबे का सिक्का था जो उसकी आस्तीन में छिपा हुआ था। मोहुआ इस यात्रा के भाग्य का आकलन करना चाहता था।
लेकिन उसे ये भी पूर्वाभास था कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा करता तो किसी को इसकी भनक लग जाती और सब कुछ बर्बाद हो जाता। मो हुआ ने तांबे के सिक्के को रगड़ा, हिसाब करने की इच्छा को रोका, सिक्के को फिर से दूर रख दिया, धीरे धीरे आगे बढ़ा और ड्रैगन किंग मंदिर की दहलीज पार कर गया। और इस प्रकार समूह ड्रैगन किंग मंदिर की गहराई में प्रवेश कर गया। कुछ ही क्षणों बाद घने कोहरे में रक्त लाल रंग दिखाई दिया। ड्रैगन किंग मंदिर के बड़े दरवाजे धीरे धीरे बंद हो गए, मानो किसी विशालकाय राक्षस ने अपना खूनी मुंह बंद कर लिया हो। अल्पविराम। रूज नाव पर लड़ाई मूलतः तय हो चुकी थी। रूज बोट पर मौजूद साधक, चाहे वे कुलीन परिवार के बेटे हों या संप्रदाय के अनुयायी, वसंत की रात के उत्सव के दौरान मोहुआ को देखकर अचानक चौंक गए और अचंभित रह गए। फिर जब आग का सागर फैल गया और वे जल्दी से भाग गए, तो उनका सामना ताओवादी दरबार के साधकों से हुआ, जिससे प्रतिरोध के लिए बहुत कम जगह बची। ताओवादी न्यायालय ने उन लोगों को पकड़ लिया जिन्हें उन्हें पकड़ना था, तथा हठी लोगों पर कोई दया नहीं दिखाई। अब यह मुख्यतः सफाई के बारे में था, लेकिन एक अपवाद था, ये होंग। उन्हें ताओवादी दरबार के लोगों द्वारा गू चांगहुआई और जिया कैनोनिकल अधिकारी के पास लाया गया था। ये होंग ने एक पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा, एक युवा लॉर्ड यहाँ आने के लिए मेरी नाव पर सवार हुए और रवाना होने से पहले उन्होंने मुझे ये पत्र दिया, जिसमें लिखा था कि यदि मुझे ताओवादी न्यायालय द्वारा जांच का सामना करना पड़ा तो मुझे ये पत्र उपनामगु के साथ एक कैनन को देना चाहिए, ताकि गलतफहमी दूर हो सके और कुछ परेशानी से बचा जा सके। एक कैनन जिसका उपनाम गु। जिया कैनोनिकल अधिकारी ने गु चांगहुआई पर नजर डाली। गु चांगहुआई ने शांत भाव बनाए रखा, पत्र लिया, उस पर नजर डाली और अपनी भौहें उठाईं। ये पत्र वास्तव में मोहुआ द्वारा लिखा गया था, जिसमें केवल इतना कहा गया था, अंकल गु, इस व्यक्ति का नाम ये होंग है जो सीनियर सिस्टर ये जिन का पिता है, बुरा व्यक्ति नहीं है। जिया कैनोनिकल अधिकारी की नाराजगी देखकर गु चांगहुआई ने उसे पत्र दिखाया। इसे पढ़ने के बाद उसने सिर हिलाया, एक पल के लिए विचार किया और ये होंग से कहा, मैं स्थिति समझता हूँ। हालांकि भले ही आप रूजब बोट के अंदरूनी कामकाज से वाकिफ न हो और उसकी योजनाओं में शामिल न हो, फिर भी रूजब बोट के बीच आपका भी एक जहाज जरूर है। फिर भी आपको हमारे साथ ताओवादी अदालत में आकर पृष्ठभूमि बतानी होगी, बयान देना होगा और कानूनी प्रक्रियाओं को औपचारिक रूप देना होगा। ये होंग ने राहत की सांस ली, झुके और कहा, बिल्कुल ठीक है, अब आप जा सकते हैं। जिया कैनोनिकल अधिकारी ने कहा, हाँ। ये होंग ने झुककर प्रणाम किया, लेकिन झिझकते हुए उसने धीमी आवाज में पूछा, वह युवा स्वामी अब कहाँ होगा? रूजब बोट विस्फोट और फैलती आग के कारण ये होंग को काफी देर तक मोहुआ की तलाश करनी पड़ी, फिर भी उसे मोहुआ का कोई संकेत नहीं मिला, जिससे वह कुछ चिंतित हो गया। वह नहीं जानता था कि विस्फोट मोहुआ के कारण हुआ था, इसलिए उसे डर था कि मोहुआ उसमें फंस गया होगा। गु चांगहुआई ने कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह ठीक हो जाएगा। मोहुआ की सावधानी के साथ यदि उसका अपना फॉर्मेशन उस पर उल्टा पड़ गया तो यह वास्तव में अजीब होगा। हाँ, ये होंग ने जवाब दिया और झुक गया। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पीक पर होने के कारण एक तृतीय श्रेणी परिवार के सदस्य के रूप में उन्होंने स्वाभाविक रूप से ताओवादी न्यायालय के गोल्डन कोर रियल्म कैनन गु चांगहुआई के प्रति उचित सम्मान दिखाया। ये होंग जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो उसका सामना किसी से हुआ और वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। जियो झिसी। ये होंग को देखकर जियो तियानिकवान की आंखों में भी अजीब सी झलक थी, लेकिन उसने जल्दी से उसे छुपा लिया और सिर हिलाकर अभिवादन किया। एल्डर ये देखकर गु चांगहुआई की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? ये होंग ने कहा, हमारा ये परिवार मिस्टवाटर सिटी का एक तृतीय श्रेणी का परिवार है। जिया और झिसी एक बार सरकारी कामों के लिए मिस्टवाटर सिटी में रुके थे और संयोग से हमारी कई बार मुलाकात हुई और हमारी जान पहचान हुई। जियो तियानिकवान ने भी झुककर कहा, पहले ये परिवार में एल्डर आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद, बस इतना ही। जियो तियानिकवान की आंखें चमक उठी जब उसने पूछा, एल्डर आप यहाँ क्यों हैं? ड्रैगन किंग मंदिर भाग 3। इसे समझाना मुश्किल है। ये होंग ने आह भरी, यह महसूस करते हुए कि यह बात करने का समय नहीं था। उसने कहा, श्री जियाओ के पास आधिकारिक कर्तव्य हैं, इसलिए मैं आपको बहुत परेशान नहीं करूंगा। अगर भविष्य में कोई अवसर मिला तो मैं एक मेजबान के रूप में अपना कर्तव्य निभाऊंगा और श्री जियाओ का उचित मनोरंजन करूंगा। जियो तियानिकवान ने अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए कहा, धन्यवाद एल्डर। दोनों के बीच संबंध काफी अच्छे लग रहे थे। गु चांगहुआई ने ये देखा और उसे कोई आपत्ति नहीं हुई।
ताओवादी दरबार के साधकों के अपने आधिकारिक कर्तव्य थे, लेकिन निजी तौर पर वे कुछ व्यक्तिगत संबंधों से बच नहीं सकते थे। ये होन के चले जाने के बाद जियो तियानकवान ने रिपोर्ट किया, जिया अधिकारी और पर्यवेक्षक बू के साथ सभी मामले निपटा दिए गए हैं। आग बुझा दी गई। जो किसान पानी में गिर गए थे उन्हें यथासंभव बचा लिया गया, लेकिन जो नहीं बचाए जा सके वे जल दानव के मुंह में समा गए। फॉर्मेशन विस्फोट से घायल हुए लोगों का गोलियों से उपचार किया गया तथा अन्य लोगों के साथ उन्हें भी आत्मा बंधन लॉक द्वारा बांध दिया गया तथा ताओवादी न्यायालय के जहाज पर रोक दिया गया ताकि वापसी पर आगे की कार्रवाई से पहले उनकी पहचान की जा सके। कुछ प्रमुख व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया और उनका दस्तावेजीकरण किया गया। हालांकि जल यम गायब हो गया है। जियो तियानकवान की अभिव्यक्ति कुछ गंभीर थी। वह बोल ही रहा था कि दरवाजे के बाहर एक और व्यक्ति प्रकट हुआ। इस व्यक्ति ने ताओवादी कोर्ट कैनन का वस्त्र पहना हुआ था, उसकी आभा गहरी थी, उसके कदम स्थिर थे। वह भी एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर था, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, हालांकि यह थोड़ा मजबूर और असंगत लग रहा था। यह व्यक्ति मास्टर जियाओ था। मो हुआ ने पहले उन्हें स्माइलिंग टाइगर उपनाम दिया था। मास्टर जियो ने कमरे में प्रवेश किया, गू चांगहुआए और जिया अधिकारी के साथ सरल अभिवादन का आदान प्रदान किया, फिर कहा, मैंने थोड़ी पूछताछ और जांच की है। इस जहाज पर एक गोल्डन कोर है। ये गोल्डन कोर कल्टीवेटर, जिसका उपनाम जी है और जिसका पहला नाम लियू है, पहले गुई जल संप्रदाय का इनगेट प्रशिक्षक था और उसे काफी अनुभव था। कुछ और साल काम करने के बाद उसे ज्येष्ठ के पद पर पदोन्नत किया जा सकता था, लेकिन वह सेवक गोल्ड संप्रदाय से निकटता से जुड़ा हुआ था और पहले सेवक गोल्ड संप्रदाय की प्रत्यक्ष वंशावली से जुड़े एक मामले में शामिल था। यह मामला न तो बहुत बड़ा था और न ही बहुत छोटा, लेकिन फिर भी यह एक गलत काम था जिससे गुई जल संप्रदाय को शर्मसार होना पड़ा। परिणामस्वरूप जी लियू को संप्रदाय से निष्कासित कर दिया गया। अप्रत्याशित रूप से निष्कासित होने के बाद भी वह गुप्त रूप से ये गंदे काम करता रहा। सचमुच एक दुर्भाग्यपूर्ण संप्रदाय। मास्टर जियाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और आह भरी। गू चांगहुई की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी। वह अपने दिल में जानता था जी लियू गंदा काम कर रहा होगा, लेकिन ये गंदा काम मूल रूप से गुई जल संप्रदाय का था। सच कहें तो गुई जल संप्रदाय वास्तव में अधिक गंदा था, लेकिन चूंकि वे सभी न्यायालय के अधिकारी थे, इसलिए शिष्टाचार के कुछ औपचारिक शब्द अवश्य कहे जाने चाहिए। लगता है ये जी लियू भाग गया है। मास्टर जियाओ ने आगे कहा, मैंने यातना का प्रयोग किया, कुछ लोगों से पूछताछ की और उनके मुंह से कुछ सुराग हासिल किए। उनके अनुसार रूजर बोट को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गुप्त रूप से एक संरचना के साथ स्थापित किया गया था, फिर अचानक विस्फोट हो गया और आग तेजी से फैल गई। गोल्डन कोर जी लियू वांछित वाटर यम के साथ 3 युवा साधकों को घने कोहरे की गहराई की ओर ले गए। गू चांगहुई ने भौहें चढ़ाईं, अपहरण। उसने जिया अधिकारी की ओर देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों के चेहरे थोड़े गंभीर थे। शी लियू को न्याय के कटघरे में लाना होगा और जल यम को फिर से भागने नहीं दिया जा सकता। कैसा रहेगा? मैं और सुपरवाइजर गू उनका पीछा करेंगे और यहाँ रूजर बोट पर रहकर मैं मास्टर जियाओ को परेशान करूंगा ताकि वे बाद में मदद कर सकें। जिया अधिकारी ने कहा, ये कार्यवाही अच्छी है, लेकिन मास्टर जियो ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, उनके चेहरे पर कोई भावना नहीं दिख रही थी, लेकिन उनका स्वर थोड़ा चिंतित था। तुम दोनों का अकेले जाना सुरक्षित नहीं होगा। जी लियू बेईमान है और वाटर यम चालाक है, दोनों से निपटना कठिन है। इसके अलावा वे कोहरे की गहराई की ओर बढ़ रहे हैं, जो दर्शाता है कि घने कोहरे में विधर्मी दानवों के लिए एक अभयारण्य हो सकता है। संभवतः अन्य गोल्डन कोर ईविल कल्टीवेटर छिपे हुए हैं, यह असंभव नहीं है। मास्टर जियाओ ने जल्दी से कहा, बेशक जिया अधिकारी और पर्यवेक्षक गू के पास गहन साधना, बुद्धिमत्ता और साहस है, और वे ताओवादी दरबार में उत्कृष्ट प्रतिभा वाले हैं, स्वाभाविक रूप से इन विधर्मी राक्षसों से निडर हैं। लेकिन ठीक इसी वजह से अगर कुछ गलत हुआ या कोई दुर्घटना हुई, तो ये हमारे क्यानेक्सियो कोर्ट ट्रिब्यूनल के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। कृपया सावधानी से आगे बढ़ें और पुनर्विचार करें। मास्टर जियाओ ने ताओवादी दरबार में कई वर्ष बिताए थे और उनकी बोलने की कुशलता स्पष्ट थी। जिया अधिकारी ने तब पूछा, मास्टर जियाओ, आपके विचार में क्या किया जाना चाहिए? मास्टर जियाओ ने सोचा, चूंकि मामला ऐसा है तो क्यों ना मैं तुम दोनों के साथ चलूं। हालांकि एक खरगोश से लड़ने के लिए पूरी ताकत की जरूरत हो सकती है। 3 गोल्डन कोर के साथ मिलकर भले ही जी लियू और वाटर यम के 3 सिर और 6 भुजाएं हों, वे ज्यादा तबाही नहीं मचा सकते।
जिया अधिकारी को कुछ चिंता थी, लेकिन रूजर बोर्ड के बारे में क्या? मास्टर जियाओ ने उत्तर दिया, रूजर बोर्ड का मामला पहले ही सुलझ चुका है। ताओवादी न्यायालय इसे संभालने के लिए लोगों को भेजेगा। इसके बाद के मामले तुच्छ हैं, हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत जी लियू के साथ स्थिति अत्यावश्यक है। अगर हम जल्द ही आगे नहीं बढ़ते हैं तो मुझे डर है कि हम उनसे चूक जाएंगे। जिया अधिकारी ने एक क्षण सोचा और फिर धीरे से सिर हिलाया। ऐसी परिस्थितियों में वास्तव में ये बेहतर है कि वे तीनों चले जाएं। इसके अलावा जिया अधिकारी जानता था, हालांकि मास्टर जियाओ बहुत सम्मान दिखा रहे थे, स्थिति के संदर्भ में वे सभी कोर्ट के अधिकारी थे और बाहरी तौर पर वह जिया परिवार द्वारा प्रदान किए गए चेहरे के कारण नेतृत्व कर रही थी। वास्तव में उसके पास अन्य न्यायालय अधिकारियों को निर्देश देने का अधिकार नहीं था। मास्टर जियाओ ने इतनी विनम्रता दिखाए, इतना सम्मान दिया कि वह आसानी से मना नहीं कर सकी। ठीक है, चलो साथ मिलकर जी लियू और वाटर यम को पकड़ते हैं, जिया अधिकारी ने कहा। और जैसे ही उसने यह बात कही, जियो तियानिक्वान ने भी अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, जिया अधिकारी, मैं अक्षम हूं लेकिन मैं भी जाना चाहूंगा। तुम? जिया अधिकारी थोड़ा हैरान था। जियो तियानिक्वान ने सही कहा, जल यम अत्यंत दुष्ट है, सभी को उसका सफाया कर देना चाहिए। पिछली बार जब वह भाग गया था तो मैं न तो चैन से खा पाया था और न ही सो पाया था। इस बार मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उसे न्याय के कटघरे में लाया जाए। कृपया इसे स्वीकृति दे, अधिकारी। जिया अधिकारी ने जियाओ तियानिक्वान को देखा, आने से पहले अपने चाचा के निर्देशों को याद किया और सिर हिलाया। ठीक है, आप जा सकते हैं। हाँ, जियो तियानिक्वान ने अपने हाथ जोड़ लिए। गु चांगहुआई ने सोचा कि जियो तियानिक्वान पुण्य अर्जित करने के लिए उत्सुक था और उसे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन मास्टर जियो ने जियो तियानिक्वान को देखते हुए उदासीनता और कुछ शत्रुता का भाव भी दिखाया। इसके बाद ताओवादी न्यायालय ने आत्मा नाव तैयार की। जिया अधिकारी गु चांगहुआई, जियाओ परिवार के मास्टर जियाओ और जियाओ तियानिक्वान के साथ एक साथ आत्मा नाव पर सवार होकर धुंध की गहराई की ओर बढ़ गए। जैसे ही वे आगे बढ़े, मास्टर जियो, जो हमेशा आंखें सिकोड़कर और जबरदस्ती मुस्कुराते रहते थे, ने मलबे की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। खून में आग मिली हुई थी, रूजर बोट अभी भी जली नहीं थी, उनकी आंखें थोड़ी खुली हुई थीं। उसकी आंखों में खून का सागर था। दुष्ट क्यूई की धाराएं भीतर बह रही थीं। ड्रैगन किंग मंदिर के भीतर मूव हुआ और उनका दल मंदिर में आगे बढ़ता रहा। मंदिर विशाल था, ऊंची दीवारों और ऊंची छतों वाला, जो काफी प्रभावशाली था। हालांकि रास्ते में ये खाली और बिल्कुल शांत था, कोई आवाज नहीं थी। वाटर यम और जी लियू को बेचैनी महसूस होने लगी, यहां तक कि मूव हुआ को भी अपने दिल में बेचैनी महसूस हुई। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। जल यम एक पल के लिए हिचकिचाए, आगे बढ़े, दरवाजा खटखटाया और कहा, मिस्टर विच, मैं प्रसाद लाया हूं। अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मिस्टर विच, जल यम ने भौहें चढ़ाईं। मंदिर में सब लोग कहाँ हैं? वे कहाँ चले गए? मिस्टर विच, क्या आप यहाँ हैं? मिस्टर विच। जल यम की आवाज धीमी हो गई और उसका मूड अधिक गंभीर हो गया। तभी किसी चीज के टपकने की आवाज आई। यम का चेहरा कठोर हो गया, वह जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गया और अपनी जगह से हट गया। इसके साथ ही ऊपर की बीम से कुछ चीज टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। सभी लोग गौर से देख रहे थे। वह एक रक्तरंजित शव था। राक्षस। वहां उपस्थित सभी लोग पीले पड़ गए। ये लाश किसकी है? जल यम ने शव के वस्त्र को पहचान लिया और ठंडे स्वर में कहा, यह मंदिर के संरक्षक का है। शरीर पर दांतों के निशान हैं, बुरी तरह क्षत विक्षत, मांस धब्बेदार, मानो किसी ने इसे कुतर दिया हो। उसके शब्द समाप्त होने से पहले ही ऊपर से एक आवाज आई, वहां ऊपर कुछ है। जल यम की पुतलियां सिकुड़ गईं। लेकिन इससे पहले कि वाटर यम कुछ समझ पाता, मो हुआ ने पहले ही एक हाथ से ओयांग फैन को और दूसरे हाथ से हुआ कियान को खींच लिया था और दूर हट गया था। ऊपर की ओर से अचानक एक हत्या का इरादा प्रकट हुआ। एक विशाल, विकृत, चमकदार लाल रक्त की छाया इतनी तेज गति से नीचे उतरी कि उसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता था। एक क्षण में एक खूनी हवा ने उनके चेहरों पर हमला कर दिया। इतनी तेजी! जल यम का हृदय कांप उठा और उसने तुरंत अपना लंबा कोड़ा खींचकर रथ की छाया की ओर इशारा किया। लेकिन केवल एक बार की बातचीत के बाद जल यम पीछे हट गया। रथ से लथपथ वह आकृति चारों पैरों पर उतरी, दहाड़ते हुए जल यम की ओर झपटी। लेकिन इससे पहले कि वह जल यम तक पहुंच पाता, एक गहरी नीली तलवार की रोशनी उसके शरीर पर पड़ी। यह जी लियू की गुई जल तलवार क्यूई थी।
तलवार की क्यूई ने रक्त की छाया को एक क्षण के लिए रोक दिया, लेकिन सिर्फ एक क्षण के लिए। इसने राक्षस पर कोई निशान भी नहीं छोड़ा। गोल्डन कोर दायरे में जी लियू ने एक बेहद बदसूरत अभिव्यक्ति धारण की। अचानक परिवर्तन और रक्त छाया की गति ने जल यम को नुकसान में डाल दिया था, लेकिन अब एक पल की राहत के साथ उसने अपना धैर्य पुनः प्राप्त कर लिया। उन्होंने जल छाया चरण का पालन किया तथा रक्त रंग के राक्षस को भ्रमित करने के लिए कई भूतिया आकृतियों में परिवर्तित हो गए। उसी समय वह पानी की छाया में छिप गया और जलदंत चाबुक का प्रयोग करके चुपके से हमला किया। जी लियू ने अब और पीछे हटने की हिम्मत नहीं की और फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के भीतर गुई जल तलवार तकनीक को पूरी सीमा तक आगे बढ़ाया। गुई जल तलवार क्यूई की लहरें फूट पड़ी, जिनका लक्ष्य था विचित्र और खूनी राक्षस। दूसरी ओर मो हुआ किनारे से देख रहा था। मो हुआ की ओर से कोई हलचल न देखकर ओयांग फेंग और हुआ कियान भी बिना कोई कार्रवाई किए सतर्क रहे। लड़ाई जारी रही। मो हुआ चुपचाप देखता रहा। राक्षस का शरीर गहरे लाल रक्त क्यूई से लिपटा हुआ था, जिसने उसके शरीर को घेर लिया था, जिससे वह एक विशाल रक्त छाया के समान प्रतीत हो रहा था, जिसका कोई आकार दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन प्रत्येक हमले के साथ ऐसा लगता था कि वह रक्त क्यूई का उपभोग कर रहा है। हॉल के सामने कुछ देर तक वाटर यम और झी लियू से लड़ने के बाद उसके शरीर पर खून का रंग फीका पड़ गया और उसका रूप धुंधला दिखाई देने लगा। मो हुआ ने एक क्षण के लिए उसकी जांच की। उसकी पुतलियां अनायास ही कांपने लगीं। यह एक अज्ञात वर्ग का राक्षस प्राणी था। इसका शरीर 2 लोगों जितना लंबा था, मोटे लेकिन विकृत अंगों वाला, चारों पैरों पर रेंगता हुआ, टेढ़ा मेढ़ा लेकिन बेहद फुर्तीला। उसका चेहरा बदसूरत था, मुंह खून से भरा था और ऐसा लग रहा था कि उस पर अभी भी मानव मांस लगा हुआ है। उसके शरीर पर मोटे नीले हरे रंग के शल्कों की परत जमी हुई थी। शल्क बहुत मोटे और कठोर थे। न तो जल यम का जलदंत चाबुक और न ही झी लियू की गुई जल तलवार क्यूई थोड़ी सी भी कटौती कर सकती थी। मो हुआ थोड़ा चौंक गया। अपने रक्त क्यूई के अनुसार ये राक्षस केवल द्वितीय श्रेणी का प्राणी था, लेकिन फाउंडेशन स्थापना शिखर पर जल यम और गोल्डन कोर दायरे में झी लियू, हालांकि फाउंडेशन स्थापना शिखर शक्ति तक सीमित, निश्चित रूप से साधारण फाउंडेशन स्थापना शिखर से अधिक मजबूत थे। दोनों ने पूरी ताकत से हमला किया, फिर भी वे राक्षस के शल्कों पर खरोंच तक नहीं लगा सके। आखिर यह चीज क्या है? मो हुआ के चेहरे पर गंभीर भाव फैल गया। उन्होंने एक छोटी सी चाल चली, अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए कुछ फायरबॉल तकनीकों का प्रयोग किया। लेकिन उनकी मध्य अवस्था फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट फायरबॉल तकनीक राक्षस पर प्रहार करने के बाद चुपचाप गायब हो गई, जिससे उसे खरोंच तक नहीं आए और संभवतः राक्षस को गर्मी का संकेत भी महसूस नहीं होने दिया। राक्षस ने मो हुआ की ओर देखा तक नहीं। मो हुआ ने मोटे तौर पर उसकी ताकत का आकलन किया और अनिच्छा से अपना हाथ वापस खींच लिया, फिर आज्ञाकारी ढंग से किनारे से देखने लगा। हॉल के सामने भीषण युद्ध जारी रहा। कोड़े की छाया, तलवार क्यूई और रक्त छाया आपस में गुंथी हुई। मो हुआ की गणना के अनुसार जल यम और झी लियू राक्षस के प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। प्रत्यक्ष टकराव में वे उसके तराजू को नहीं तोड़ सकते थे, लेकिन यदि उनके पंजे उन्हें छू जाएं तो निस्संदेह खून के निशान पीछे छूट जाएंगे। खून के निशानों से काली हवा फैल रही थी, जिसमें स्पष्ट रूप से कई भयावह और गंदे तत्व मिले हुए थे। इस तरह से कठिन लड़ाई लड़ते हुए वाटर यम और झी लियू अंततः मर जाएंगे। मो हुआ ने भागने का रास्ता सोचना शुरू कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, राक्षस अचानक दहाड़ा खूनी हवा के झोंके में बदल गया, एक बीम पर छलांग लगाए और छाया में गायब हो गया। भाग गए। मो हुआ आश्चर्यचकित रह गया। वाटर यम और झी लियू के शरीर पर अनगिनत घाव थे, उनके चेहरे पर भारीपन था। राक्षस को अचानक भागता देख दोनों को राहत मिली। हालांकि मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं। उन्होंने स्पष्ट रूप से थके हुए वाटर यम और झी लियू की ओर देखा, कुछ उलझन में। यदि वह राक्षस होता तो निश्चय ही वह पहले उन्हें खत्म कर देता। वे अब तक लड़ते रहे और वह अचानक भाग गया। क्यों? मो हुआ को उस खूनी राक्षस के कई लक्षण याद आ गए और उसके दिल में एक मोटा अनुमान था। क्या ये उसके रक्त क्यूई के कारण है? इस राक्षस को संभवतः गति करने के लिए अपने शरीर के चारों ओर घूमते रक्त क्यूई की आवश्यकता थी। रक्त क्यूई से घिरे होने के कारण ये चारों ओर घूम सकता था और साधकों का शिकार कर सकता था। रक्त क्यूई के बिना उसे पीछे हटना पड़ा। क्या इस रक्त क्यूई का उपयोग उसके शक्तिशाली मांस को शक्ति प्रदान करने के लिए किया गया था? या शायद यह अभी तक पूरी तरह से रूपांतरित नहीं हुआ था और बाहर जाने के लिए इसे रक्त क्यूई पर निर्भर रहना पड़ता था? मो हुआ ने चुपचाप अपने दिल में सोचा।
दूसरी ओर जी लियू और वाटर यम ने पहले ही उपचार शुरू करने के लिए गोलियां निकाल ली थीं। उनके शरीर पर चोटें बहुत गंभीर नहीं थीं, लेकिन परेशानी वाली बात यह थी कि राक्षस के पंजों में रक्त ख्यूई थी। उन्हें इस रक्त ख्यूई की उत्पत्ति का पता नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से मानव रक्त और अन्य अज्ञात अशुद्धियों से दूषित थी जो अब उनके घावों में रिस रही थी। अगर उन्होंने इस गंदगी को जल्दी से नहीं हटाया तो ये भविष्य में मुसीबतें पैदा कर सकती थी। दोनों ठीक होने के लिए ध्यान में बैठ गए। मो हुआ ने चुपचाप अपनी उंगलियों पर फायरबॉल तकनीक इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने कोई कदम उठाया, जी लियू ने अचानक अपनी आंखें खोली और मो हुआ को घूरते हुए कहा, बच्चे, तुम क्या कर रहे हो? मो हुआ ने मासूमियत से फायरबॉल तकनीक को बुझाते हुए कहा, मैं कुछ नहीं कर रहा था। जी लियू ने व्यंग्य करते हुए कहा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, कोई चाल मत चलना। ओह! मो हुआ उदासीन दिख रहा था। जी लियू ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए, लेकिन उपचार तत्काल आवश्यक था और वह इस बच्चे को अपने मन की शांति भंग नहीं करने दे सकता था। जी लियू ने अपने गुस्से को दबा दिया और उपचार जारी रखा। मो हुआ ने एक क्षण के लिए परीक्षण किया और महसूस किया कि यद्यपि जी लियू और अन्य लोग ठीक हो रहे थे, वे उसे देख भी रहे थे, इसलिए उसने खुद को थोड़ा संयमित किया और वास्तव में आगे कोई भी कदम उठाना बंद कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद शुई यान ने अचानक मुंह से खून थूक दिया और जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो वे पूरी तरह से लाल थीं। उसका चेहरा गहरी शैतानी भावना से घिरा हुआ था और उसकी आंखों में एक हिंसक इच्छा उमड़ पड़ी। फिर उसने अपना सिर घुमाया और हुआ कियान को गौर से देखने लगा। उसके भीतर कामवासना भड़क उठी, जिससे उसका पूरा शरीर कांपने लगा। अच्छा नहीं है। मो हुआ की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने जल्दी से हुआ कियान को कुछ कदम पीछे खींच लिया। अगले ही पल शुई यान आगे बढ़ा। ओयांग फैंग ने अपनी लंबी तलवार को क्षैतिज रूप से घुमाया, एक पल के लिए उसे रोका, लेकिन उसे रोकने में असफल रहे। मो हुआ ने कुछ आग के गोले फेंके, जिससे शुई यान कुछ पल के लिए रुक गया, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं हुआ। शुई यान किसी दुष्ट आत्मा की तरह सब कुछ अनदेखा करता रहा और हुआ कियान पर झपटता रहा। मो हुआ ने ठंडे स्वर में कहा, दुष्ट, क्या तुम्हें अब वह बक्सा नहीं चाहिए? शुई यान की आंखें लाल ही रहीं, उसने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। मो हुआ का दिल बैठ गया, वह मन ही मन सोच रही थी कि यह अच्छा नहीं है। जब शुई यान तर्कसंगत था तब जल कारागार निषिद्ध बॉक्स महत्वपूर्ण था। अब इस शुई यान ने कई कठिन लड़ाइयों के बाद अपनी जीवन ऊर्जा खो दी थी और खूनी राक्षस ने उसकी रक्त क्यूई को गंदा कर दिया था, जिससे उसकी चोटें और बिगड़ गईं और बुरी क्यूई धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर हो गई। पहले उसने इतना घना कोहरा सांस में लिया था कि उसकी इच्छाएं उसकी जड़ों तक गहराई तक पहुंच गई थीं। अब ऐसा लग रहा था कि उसकी मनस्थिति असंतुलित हो गई थी, पूरी तरह से इच्छा के नियंत्रण में रहने भी दो। शुई यान को फिर से हमला करते देख मो हुआ ने चुपचाप अपने मन में सोचा, ये बर्बादी बेकार लगती है। उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी चमक उठी जब उसने अपनी दिव्य आत्मा को सक्रिय करना शुरू किया, ये देखने की कोशिश करते हुए कि क्या वह आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार का उपयोग करके शुई यान की दिव्य आत्मा को सीधे तौर पर चकनाचूर कर सकता है। तभी एक आकृति उसके सामने आ खड़ी हुई, जिसने शुई यान और उसकी दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया तथा उसकी आत्मा को झकझोर देने वाली तलवार में बाधा उत्पन्न कर दी। ये जी लियू था। उसने मो हुआ की रक्षा की, तलवार से वार किया, शुई यान को पीछे हटने पर मजबूर किया, फिर दोबारा वार किया, जिससे शुई यान का कंधा कट गया। शुई यान को दर्द महसूस हुआ, उसकी दिव्य इंद्रियां बहुत अधिक साफ हो गईं और वह होश में आया और शाप देते हुए बोला, शी लियू, तुम क्या कर रहे हो? एक गोल्डन कोर के रूप में इस तरह से शापित होने से जी लियू का चेहरा थोड़ा क्रोधित हो गया। फिर उसने व्यंग्य किया, तुम क्या कर रहे हो? शुई यान ने कड़वाहट से कहा, मैं अपनी आग को रोक नहीं सकता, मुझे थोड़ा सा गुस्सा निकालने की जरूरत है। जी लियू ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। शुई यान क्रोधित हो गया, अवाक रह गया और गुस्से से चिल्लाया, तुम्हें क्या हो गया है? वे न सिर्फ तुम्हारे रिश्तेदार हैं बल्कि तुम्हारे दुश्मन भी हैं। मुझे उन पर अपना गुस्सा निकालने से क्यों रोक रहे हो? जी लियू ने शुई यान की ओर अपनी लंबी तलवार तानते हुए व्यंग्य किया, मैं पूछना चाहता था, वह बक्सा जिसका उस बच्चे ने उल्लेख किया था, वह क्या है? शुई यान हिचकिचाया और उसका आत्मविश्वास थोड़ा कमजोर हो गया, केवल इतना कहा, यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। जी लियू ने घृणा से हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूं? शुई यान ने कहा, अगर मैं वह चीज तुम्हें दे भी दूं तो भी तुम उसका उपयोग नहीं कर पाओगे।
जी लियू ने कहा, आप इसे मुझे नहीं देते, आपको कैसे पता कि मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता? शुई यान ने दांत पीसते हुए असहाय भाव से कहा, वह चीज वास्तव में ऐसी नहीं है जिसे आप सीख सकें। जी लियू का चेहरा ठंडा पड़ गया, तुम इससे सीख सकते हो और मैं नहीं। मत भूलना, तुम सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट हो और मैं गोल्डन कोर हूं। बताओ, वह बॉक्स आखिर क्या है? शुई यान की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई और उसने कुछ नहीं कहा। यह देखकर कि ज़ीलियू को कोई जवाब नहीं मिल सका, मोहुआ ने दयापूर्वक उससे कहा, यह जल जेल निषिद्ध बॉक्स है। ज़ीलियू हैरान रह गई, पानी की जेल निषिद्ध बॉक्स? यह क्या है? मोहुआ ने कहा, आप जल जेल संप्रदाय को जानते हैं, है ना? जब शुई यान ने ये सुना तो वह तुरंत गुस्से से चिल्लाया, बच्चे चुप रहो। जी लियू ने शुई यान की ओर तलवार की रोशनी फेंकी जिससे वह कुछ कदम पीछे हट गया, फिर उसने उपहास किया और मोहुआ की ओर देखा, जारी रखें। मोहुआ ने आगे कहा, जल कारागार संप्रदाय गुई जल संप्रदाय का पूर्ववर्ती था। जल कारागार निषिद्ध बक्सा अपने समय के शीर्ष 12 धाराओं वाले संप्रदाय का खजाना था, जिसमें वह परम तकनीक समाहित थी जिसे केवल जल कारागार संप्रदाय के स्वामी ही विकसित कर सकते थे। जी लियू की आंखें तुरंत लाल हो गईं, उसकी सांसें भारी हो गईं, उसकी अभिव्यक्ति अविश्वास से भर गई। संप्रदाय के खजाने की रक्षा, संप्रदाय नेता की अंतिम तकनीक। वह पहले एक संप्रदाय के शिष्य थे, बाद में एक आंतरिक द्वार प्रशिक्षक बने तथा आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग बनने से बस एक कदम दूर थे। इस प्रकार उन्होंने संप्रदाय के भीतर उन्नति की कठिनाई और उत्तराधिकार में कठोर बाधाओं को स्पष्ट रूप से समझा। संप्रदाय के खजाने की रक्षा, संप्रदाय नेता की अंतिम तकनीक, भले ही वह एक बुजुर्ग बन गया हो, वह कुछ ऐसा था जिसे वह अपने जीवनकाल में कभी नहीं छू सकता था। वह एक झलक पाने के भी लायक नहीं था, लेकिन अब ऐसी चीज लगभग पहुंच के भीतर थी। जी लियू कांपते हुए बोला, ये कहाँ है? मोहुआ ने शुई यान की ओर देखा, फिर जी लियू की ओर एक पल के लिए सोचा और आह भरी। असल में अगर शुई यान ने कोई कदम नहीं उठाया होता तो मैं उसे बाद में दे देता, लेकिन उसने अपना वादा तोड़ दिया, जिससे मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा। ये सौदा है, जब तक आप मेरी और मेरे 3 वरिष्ठ भाइयों और बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। एक बार जब हम ड्रैगन किंग मंदिर से निकलकर किनारे पर पहुंचेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि निषिद्ध बॉक्स कहाँ है। जी लियू की निगाहें गहरी थीं, मानो वह विचारों में खोई हुई हो। मोहुआ ने फिर कहा, तुम्हारे चाहे जो भी विचार हो वे काम नहीं करेंगे। अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो भी मैं नहीं बताऊंगा, अगर तुम मुझे धमकाओगे तब भी मैं नहीं बताऊंगा। ये निषिद्ध बक्सा ही हमारे जीवित रहने का एकमात्र जरिया है। अगर हम इसे अभी तुम्हें दे देंगे तो हम तीनों जरूर मर जाएंगे। इसलिए जब तक हम सुरक्षित बच नहीं निकलते, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि यह कहाँ है। हम तीनों की सुरक्षा और जल कारागार संप्रदाय का मुख्य खजाना आप केवल एक ही चुन सकते हैं। लियू को चुनने की जरूरत नहीं थी। मोहुआ की नजर में उन तीनों की जिंदगी इस खजाने के एक बाल से भी कम कीमत की थी। ये संप्रदाय की सुरक्षा के लिए संप्रदाय नेता की विरासत थी। लेकिन जी लियू ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं कैसे यकीन कर सकता हूं कि बाहर निकलने के बाद आप मुझे ये खजाना देंगे? मोहुआ ने उदासीन भाव से कहा, ये निषिद्ध बक्सा मैंने इसे शुई यान के हाथों से छीन लिया था। मैं खुद इसे समझ नहीं सकता, इसलिए इसे रखना बेकार है। इसे अपने और अपने बड़े भाई बहन के जीवन के बदले में इस्तेमाल करना स्वाभाविक ही है ना? यदि आप चिंतित हैं तो हमारे बाहर निकलने के बाद आप हमें थर्ड ग्रेड स्टेट बाउंड्री तक ले जा सकते हैं। तब तक आप एक गोल्डन कोर हैं, हम केवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट हैं। स्वाभाविक रूप से हम विरोध नहीं कर सकते हैं और केवल आज्ञाकारी रूप से आपको आइटम का ठिकाना बता सकते हैं। जी लियू ने कई बार भौहें चढ़ाईं और सोचा, यह महसूस करते हुए कि मोहुआ ने जो कहा वह उचित लग रहा था, और फिर थोड़ा सिर हिलाया। बगल में खड़े शुई यान ने ठंडे स्वर में कहा, यह छोटा सा बदमाश चालाक और धूर्त है। जी एल्डर्स, इसकी बकवास मत सुनो वरना तुम उसके जाल में फंस जाओगे। जी लियू ने शुई यान की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या तुम भी बिल्कुल वैसे ही नहीं हो? वह कितना भी चालाक क्यों न हो, है तो बस 20 साल का एक बालक। अगर हम दुष्टता की बात करें तो वह तुम्हारी बराबरी कैसे कर सकता है? शुई यान ने जल्दी से कहा, तुम्हें इस बदमाश की पृष्ठभूमि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये सही है, मैं उसकी पृष्ठभूमि नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हारी क्रूरता को अच्छी तरह जानता हूँ, शुई यान। जी लियू ने मजाकिया अंदाज में हंसते हुए कहा। यह देखकर कि जी लियू को समझ नहीं आया, शुई यान मदद नहीं कर सका और शाप दिया, मूर्ख।
जी लियू की आंखों में हत्या की एक चमक उभरी। मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं क्योंकि तुमने युवा स्वामी के लिए बहुत कुछ किया है और तुम में गोल्डन कोर तक पहुंचने की क्षमता है। लेकिन यह मत भूलना, तुम अभी गोल्डन कोर नहीं हो। अगर तुम फिर से अनादर करोगी तो मुझे असभ्य होने का दोष मत देना। मो हुआ ने बार बार सिर हिलाया। बिल्कुल बिल्कुल। शुई यान को फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में घमंडी होने की आदत है। ये सोचकर कि एक बार वह एक कोर बना लेता है तो वह निश्चित रूप से सभी दिशाओं का वध कर देगा, इसलिए वह एल्डर्जी को अपनी नजरों में भी नहीं रखता। ऊपर से तो वह आपके प्रति सम्मान दिखा सकता है, लेकिन अब जब कुछ हुआ है तो वह चिंतित है और अपना असली रूप दिखा रहा है, आपको मूर्ख कह रहा है। ये सचमुच बहुत ज्यादा है। मो हुआ ने वाक्पटुता के साथ एक ही सांस में ये सब कह दिया। जी लियू शर्मिंदा और गुस्से में दिख रही थी और तेजी से शुई यान को घूर रही थी। शुई यान ने मन ही मन कोसा और जल्दी से कहा, बड़े जी, इस बदमाश की बातों से प्रभावित मत होइए। जी लियू ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या मुझे आपकी याद दिलाने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, मो हुआ ने कहा, बड़े जी को शुई यान के बारी से बाहर बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसी बातें कहने के लिए वह अभी भी आपको नीची नजर से देखते हैं, ये सोचकर कि आप एक मूर्ख हैं। शुई यान ने क्रोधित होकर कहा, बेटे, क्या तुम कलह नहीं बो रहे हो? मो हुआ ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, ये कलह कैसे पैदा कर रहा है? क्या मैं सच नहीं बोल रहा हूं? आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। यदि आप यह नहीं कह सकते तो मैं कहूंगा। चूंकि मैं जो कहता हूं वह सत्य है, इसलिए ये जैसा है वैसा ही कहना है, न कि कलह फैलाना। मैं तो बस तथ्य बता रहा हूं। अगर आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो इससे पता चलेगा कि आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, एल्डर्जी को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। मो हुआ के साथ बहस जीतने में असमर्थ शुई यान क्रोधित हो गया और चिल्लाया, मैं तुम्हें मार दूंगा। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, जी लियू ने तुरंत तलवार घुमाई और फिर से वार किया, जिससे शुई यान का कोड़ा पीछे हट गया। मो हुआ जी लियू के पीछे खड़ा हो गया और जल्दी से बोला, एल्डर जी, शुई यान मुझे मारना चाहता है। वह निषिद्ध बक्सा नहीं पा सकता, न ही वह चाहता है कि वह आपके पास हो। उसके इरादे सचमुच घिनौने हैं। शुई यान ने अपने दांत पीस लिए। जी लियू ने शुई यान को बढ़ती शत्रुता के साथ देखा। कोई रास्ता न देखकर शुई यान ने आह भरी और कहा, एल्डर जी, चूंकि हम एक ही कबीले से हैं, इसलिए हमारे बीच कुछ संबंध है। एक ही कुल का होना क्या मायने रखता है? मो हुआ ने बीच में ही टोकते हुए कहा, तुमने एल्डर जी को उस वर्जित बक्से के बारे में क्यों नहीं बताया? इतना महत्वपूर्ण खजाना तुम उसे अकेले ही जमा करना चाहते हो। जाहिर है एल्डर जेड के लिए तुम्हारे दिल में कोई जगह नहीं है। अब जब हालात बिगड़ रहे हैं तो तुम पुराने रिश्तों को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? जी लियू की नजरें ठंडी हो गईं जब उसने शुई यान को देखा। वह कैसे नहीं जान सका कि महुआ कलह बो रहा था। लेकिन भले ही महुआ मतभेद पैदा कर रहा था, लेकिन उसने जो कहा वह सच था। ये शुई यान गुप्त रूप से खजाना जमा करना चाहता था जो मौत का हकदार था। इसके अलावा पहले उसने अपने सामने जल जेल निषिद्ध बॉक्स का उल्लेख नहीं किया था, जिससे पता चलता है कि वह अपनी आंखों में जी लियू, एक गोल्डन कोर का सम्मान नहीं करता था। यदि इस छोटे बच्चे की जानकारी न होती तो वह इतना बड़ा अवसर गंवा देता। जी लियू ने शुई यान की ओर अपनी तलवार तानते हुए चेतावनी दी, अब से इन तीन बदमाशों से दूर रहो। कम से कम जब तक उसने जल कारागार निषिद्ध बॉक्स प्राप्त नहीं कर लिया, तब तक इन तीनों को कोई नुकसान नहीं हो सकता था। शुई यान ने पश्चाताप से भरकर विनती की, बड़े जी, यदि आप इस बदमाश पर इतनी आसानी से विश्वास करते हैं तो वह आपको अवश्य ही जहर दे देगा। ईमानदार सलाह को अनसुना करते हुए जी लियू ने दृढ़ता से उत्तर दिया, और कुछ मत कहो, मुझे सब पता है। क्या मुझे अभिनय करना सिखाने की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, मो हुआ ने फिर सिर हिलाया। शुई यान घृणा से भर गया, लेकिन अब जी लियू को निषिद्ध बॉक्स के लिए मो हुआ और अन्य लोगों की रक्षा करने की आवश्यकता थी, जिससे शुई यान शक्तिहीन हो गया और अस्थायी रूप से रुकने के लिए मजबूर हो गया। इसके बाद वे अपनी चोटों को ठीक करने के लिए कुछ देर बैठे रहे। हालांकि इस बार जी लियू और शुई यान के बीच दरार पैदा हो गई, जिससे वे एक दूसरे से दूर होकर सावधानी से बैठ गए। मो हुआ इसके बजाय जी लियू के करीब चला गया, शुई यान को एक आत्मसंतुष्ट भाव से देखने लगा, जिससे शुई यान अंदर तक क्रोधित हो गया। लेकिन उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। ऊपरी तौर पर वे मुश्किल से ही असहज शांति बनाए रख पाए।
आराम करने के बाद जी लियू ने शुई यान की ओर देखा, उसका स्वर थोड़ा नर्म हो गया। हम निषिद्ध बॉक्स पर बाद में चर्चा करेंगे। अभी प्राथमिकता ये पता लगाना है कि इस मंदिर में क्या हुआ था और वह राक्षस क्या है। यद्यपि वह एक गोल्डन कोर था और एक बार रूजब बोर्ड दृश्य की रक्षा कर चुका था, फिर भी वह शायद ही कभी ड्रैगन किंग मंदिर में आता था। दूसरी ओर शुई यान अक्सर मंदिर में बलि लेकर आता था, इसलिए शुई यान इस मंदिर से अधिक परिचित था, जिससे ताओवादी दरबार के पीछा से बचने के लिए उस पर निर्भर रहना आवश्यक हो गया। स्थिति के महत्व को जानते हुए और अपनी गहरी साजिश पर विचार करते हुए शुई यान ने अपनी पिछली शिकायतों को दबा दिया और सिर हिलाया। एल्डर जी जो कह रहे हैं वह सच है। उसने भौहें चढ़ाते हुए चारों ओर देखा। इस ड्रैगन किंग मंदिर में जरूर कुछ महत्वपूर्ण हुआ होगा, जिसके कारण यह इतना अजीब हो गया है। यह कोई साधारण जगह नहीं है, इसे समझे बिना खतरा मंडराता रहेगा। जी लियू ने भौहें चढ़ाईं। मिस्टर विच के बारे में क्या ऐसा हो सकता है कि वह भी? शुई यान ने अपना सिर हिलाया। मिस्टर विच को दिव्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है और उसके पास गहन दिव्य कौशल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी लियू ने हॉल की ओर देखा, यह मिस्टर विच का कमरा है। शुई यान ने सिर हिलाया। जी लियू ने कहा, क्या हम अंदर जाकर देखें? हमें कुछ सुराग मिल सकते हैं। शुई यान थोड़ा डरते हुए हिचकिचाया। मिस्टर विच अजीब स्वभाव के हैं, चंचल हैं और आमतौर पर किसी को भी अपने कमरे में आने की अनुमति नहीं देते हैं। अगर हम जल्दबाजी में अंदर गए तो बाद में उनका क्रोध भड़क सकता है। अब विशेष स्थिति को देखते हुए कोई विकल्प नहीं है, जी लियू ने कहा। शुई यान ने एक पल सोचा और सिर हिलाया। ठीक है, दूर की सहायता तत्काल सहायता नहीं कर सकती। मिस्टर विच द्वारा डांटा जाना किसी अज्ञात राक्षस के हाथों मरने से बेहतर है। उस राक्षस से पहले भी लड़ चुके जी लियू और अन्य लोग जानते थे कि वह कितना भयानक था, जिसमें घूमता हुआ रक्ताभा, कठोर शल्क और विकृत अंग थे। अब स्थिति का पता न होने के कारण भागना कोई विकल्प नहीं था। वे हॉल के दरवाजे के सामने खड़े हो गए। शुई यान कुछ देर तक हिचकिचाया, फिर आगे बढ़ा और धीमी चरमराहट की आवाज के बीच धीरे से मिस्टर विच का दरवाजा खोला। खून की तेज गंध फैली। ... पुनश्च आज एक अतिरिक्त अध्याय, बाद में और भी आएंगे। अराजक स्थिति। विशाल कमरा खून से लथपथ था, शरीर के टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे, मानो कोई राक्षस अंदर दावत उड़ा रहा हो। यहाँ तक कि शुई यानलुओ, एक दुष्ट साधक जिसने अनगिनत लोगों की हत्या की थी, उसे भी कुछ मतली महसूस हुई। यद्यपि उसने लोगों को मारा परंतु खाया नहीं, लेकिन इस कमरे में मौजूद लोगों को स्पष्ट रूप से किसी चीज ने कुतर दिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि मंदिर में मौजूद सभी लोगों को उस राक्षस ने खा लिया हो? क्या मिस्टर विच को भी खा लिया गया? जी लियू और शुई यानलुओ का दिल डूब गया। चारों ओर देखो और देखो कि क्या कोई सुराग है, जी लियू ने कहा। शुई यानलुओ ने सिर हिलाया। फिर उन दोनों ने कटे हुए अंगों से भरे अस्तव्यस्त कमरे की तलाशी शुरू कर दी। ओयांग फैंग और हुआ कियान ने जब खून से सना मांस देखा तो वे तुरंत पीले पड़ गए। संप्रदाय के शिष्यों के रूप में उन्होंने ऐसा खूनी और भयानक दृश्य कभी नहीं देखा था। हुआ कियान ने अपने हाथ से अपना मुंह और नाक ढक लिया और अपनी आंखें बंद कर ली, आगे देखने की हिम्मत नहीं हुई। मुंह हुआ अपेक्षाकृत ठीक था, यद्यपि उन्हें कुछ असुविधा महसूस हुई, लेकिन उनका छोटा, यहां तक कि 20 साल का भी नहीं, ताओ साधना करियर पहले से ही विधर्मी राक्षसों के साथ व्यापक मुठभेड़ों से भरा हुआ था। उसने पहले भी ऐसे दृश्य देखे थे और वह एक राक्षस शिकारी था। उसने बचपन से ही राक्षसों को मनुष्यों को खाते हुए देखा था, इसलिए उसने जल्दी ही खुद को उसके अनुकूल ढाल लिया। मुंह हुआ ने एक पल सोचा, फिर उसने भी कमरे की तलाशी शुरू कर दी। हालांकि जमीन मांस से ढकी होने के कारण थोड़ी गंदी थी और वह अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने स्टोरेज बैग से एक छड़ी निकाली और सुराग ढूंढने के लिए इधर उधर दबाना शुरू कर दिया। कुछ देर खोजने के बाद उसे सचमुच कुछ मिल गया। एक बार कमरे के अंदर बड़ी संख्या में संरचनाएं बनाई गई थीं और वे मानव रक्त से बनाई गई थीं। ये दुष्ट संरचनाएं हैं। ये सभी संरचनाएं सक्रिय हो गई हैं। फॉर्मेशन के संचालन के बाद ऐसा लगा कि कुछ हुआ है, लेकिन दूसरों को पता न चले, इसके लिए फॉर्मेशन पैटर्न भी मिटा दिए गए। ये संरचना कुछ जटिल है। मुंह हुआ ने भौहें चढ़ाई। अपनी संरचना की नींव और दुष्ट संरचनाओं के साथ अनुभव के कारण वह इससे अधिक कुछ नहीं देख सकता था। बेशक ये भी हो सकता है कि शेष संरचना पैटर्न पहले से ही कम थे और खून से धुंधले हो गए थे, इसलिए वह उन्हें पहचान नहीं सका। इसके अतिरिक्त मुंह हुआ को मांस के भीतर शल्क का एक छोटा टुकड़ा भी मिला।
ये शल्क नीले रंग का था, खून से सना हुआ, उस राक्षस के शल्कों के समान, लेकिन छोटा और अधिक क्रिस्टलीय। इस पैमाने में भयानक रक्त क्यूई का अभाव था, लेकिन इसका एक अंश बरकरार था। मोहुआ ने एक क्षण के लिए सोचा, इसे वर्णन करना कठिन था। लेकिन अंतर्ज्ञान से यह एक ऐसी गंध थी जो उसने पहले कभी किसी जानवर से नहीं महसूस की थी, कुछ हद तक प्राचीन पवित्रता का आभास देने वाली। मोहुआ ने तराजू के पास सूंघ कर देखा। खून की तेज दुर्गंध के अलावा वहां ताज़ा खून की भी गंध थी। खून की तेज गंध मानव रक्त की थी। ताज़ा खून की गंध कैसी थी? मोहुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। लेकिन इस रक्त से केवल गंध ही निकलती थी, इसमें कोई तरल पदार्थ नहीं था, यहाँ तक कि इसका कोई निशान भी नहीं था। मानव रक्त की दुर्गंध के कारण इसे पहचानना और भी कठिन हो गया था। मोहुआ ने अपना सिर हिलाया और खुद से बुदबुदाया। आखिर इस कमरे में क्या हुआ? कौन सी संरचना स्थापित की गई थी, और इस खून की गंध का स्रोत क्या है? यहाँ क्या खिलाया जा रहा था? और मिस्टर विच, क्या ये हो सकता है? मोहुआ की निगाहें विचार से चमक उठी। दूसरी तरफ शुई यानलुओ और झी लियू ने भी खोज पूरी कर ली, फिर एक साथ इकट्ठा हुए और कहा, ये लाशें मंदिर के रक्षकों की हैं। मिस्टर विच की कोई लाश नहीं है। वह शायद अभी भी जीवित हो। बाकी सब कुछ नष्ट कर दिया गया है, किताबें, जेड स्लिप्स, टोकन, सब बर्बाद कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। इस बात पर दोनों के माथे पर बल पड़ गए। प्रश्न तो बढ़ गए, फिर भी उनकी जानकारी बहुत सीमित ही रही। ये ड्रैगन किंग मंदिर रूजब बोट से भी अधिक गुप्त था तथा घने कोहरे में घिरा हुआ था, जिससे सामान्य साधकों के लिए इसे ढूंढ पाना कठिन हो गया था। ये दिव्य भगवान के संरक्षण में दिव्य भगवान के भोज का स्थान था। ऐसी विचित्र गड़बड़ी पैदा करने की इतनी बड़ी शक्ति किसके पास हो सकती है, और किस उद्देश्य से? शुई यानलुओ ने बिखरे हुए अंगों और पैरों के नीचे चिपचिपे मांस पर नजर डाली, थोड़ा असहज महसूस करते हुए कहा, हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, पहले चले। जी लियू को भी बेचैनी महसूस हुई। एक गोल्डन कोर साधक होने के नाते उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि कुछ घटनाएं उसकी समझ से परे थीं। समूह मिस्टर विच के मुख्य हॉल से बाहर निकला और बाहर आया। खून की गंध गायब हो गई, लेकिन दमनकारी भावना भारी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई परछाई से उन्हें देख रहा हो। शुई यानलुओ की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत कहा, चलो इस मंदिर से बाहर निकले। वे यहाँ छिपने के लिए आए थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस मंदिर में छिपना न्यायालय अधिकारी के कुत्तों से मुठभेड़ करने से ज्यादा सुरक्षित नहीं है, और मंदिर स्वयं भी अधिक खतरनाक हो सकता है। अज्ञात खतरे मंडरा रहे थे। यदि ऐसा है तो यहाँ क्यों रहें? जी लियू भी समझ गई और गहरी आवाज में जवाब दिया, ठीक है। मोहुआ थोड़ा अनिच्छुक था। इस मंदिर में प्रवेश पाने के लिए उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और अब वह खाली हाथ लौटने वाला था। मोहुआ ने मन में बदलाव लाते हुए जी लियू और शुई यानलुओ को यहाँ रोकने के लिए कुछ छोटी छोटी तरकीबें सोचीं, लेकिन ओयांग फैंग और पीले चेहरे वाले हुआ कियान को देखने के लिए मुड़ते हुए उसने अपना दिल थोड़ा नर्म कर लिया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बड़े भाई और बहन का यहाँ रहना सचमुच खतरनाक है। बेहतर है कि पहले बाहर चला जाए। शुई यानलुओ मंदिर के निकास द्वार की ओर चल पड़ा। मोहुआ चुपचाप पीछे पीछे चला गया। ओयांग फैंग और हुआ कियान मोहुआ के पीछे पीछे चल रहे थे, जबकि जी लियू पीछे रहकर मोहुआ पर भी बारीकी से नजर रख रहे थे। संप्रदाय के नेता की विरासत मोहुआ से जुड़ी हुई थी। वह मोहुआ को मरने नहीं दे सकता था, न ही वह मोहुआ को भागने दे सकता था। यहाँ तक कि अगर मौत ही एकमात्र विकल्प होता, तो भी उसे तब तक इंतजार करना पड़ता जब तक वह अपनी जरूरत की चीजें हासिल नहीं कर लेता। समूह सावधानीपूर्वक मंदिर के निकास की ओर बढ़ा।